अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट टाइम हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड को बहुत डिटेल में डिस्कस किया था। अब वक्त आ गया कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात करें। इससे पहले कि हम इस पर आएं, क्यों ना हम इलेक्ट्रिक फील्ड को क्विकली रिवाइज कर लें। तो मैंने आपको यह बताया था कि जब भी हमारे पास कोई चार्ज होता है तो उस चार्ज के गिर्द नजर ना आने वाला एक फील्ड भी होता है जो दूसरे चार्जेस के साथ इंटरेक्ट कर रहा होता है। जैसे यहां पर अभी आपको फील्ड नजर नहीं आ रहा, लेकिन अब आप इसका फील्ड देख सकते हैं। इस फील्ड को हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं क्योंकि ये इलेक्ट्रिक चार्ज की सराउंडिंग में होता है। और इसके बारे में हमने बहुत सी चीजें देखी कि ये 3 डायमेंशनल फील्ड होता है और भी इसकी बहुत सी कैरेक्टरिस्टिक्स देखी थी। लेकिन अब ये जो फील्ड है ये कर क्या सकता है? जाहिर बात है, ये चार्ज का फील्ड है तो ये किसी दूसरे चार्ज पर फोर्स अप्लाई कर सकता है। और इस फोर्स के नतीजे में हम बहुत मजे के कुछ एक्सपेरिमेंट्स भी कर सकते हैं। जैसे जरा इस डिवाइस को देखिए, ये एक टेस्ला कॉइल है। इसकी ये जो नीडल नजर आ रही है, इसकी टिप पर भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म का चार्ज प्रोड्यूस होता है। इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड क्योंकि सराउंडिंग में मौजूद चार्जेस पर फोर्स अप्लाई कर सकता है, तो इस चीज को हम खुद ऑब्जर्व कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन भी एक चार्ज है और ये जो बल्ब मैं इसके करीब लेकर आने लगा हूं, इसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन जाहिर है मौजूद होंगे क्योंकि ये किसी ना किसी मटेरियल से बना होगा। वो मटेरियल एटम से बना होगा और एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड उन इलेक्ट्रॉन्स पर फोर्स लगाएगा, लेकिन ये इतना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है कि उन पर जब फोर्स लगेगी वो इलेक्ट्रॉन्स अपने मटेरियल से, अपने एटम से नॉकआउट हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे, आयोनाइज हो जाएंगे एटम्स। और इस चीज को हम एक ग्लो की सूरत में ऑब्जर्व करेंगे। तो जरा देखिए, जैसे ही मैं इस बल्ब को करीब लेकर आता हूं तो आप देखेंगे कि इसके अंदर एक ग्लो प्रोड्यूस होना शुरू हो गया है। ये इस इलेक्ट्रिक फील्ड को इनडायरेक्टली हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। इसी तरह अगर मैं इस टंगस्टन बल्ब की जगह इस नियॉन बल्ब को लेकर आऊं तो भी आप सिमिलर फिनोमेनन देखेंगे। इसमें मौजूद इलेक्ट्रॉन्स इस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से नॉकआउट होना शुरू हो जाएंगे, गैस आयोनाइज हो जाएगी और आपको इस तरह का ग्लो नजर आएगा। आपको ग्लो नजर आ रहा है, मुझे ग्लो की वजह से यहां इलेक्ट्रिक फील्ड की मौजूदगी का एहसास हो रहा है। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड को तो हम देख नहीं सकते, लेकिन उसकी कारस्तानियों को, उसके नतीजों को हम देख सकते हैं। जैसे यहां उसके नतीजे में ग्लो प्रोड्यूस हो रहा है। इसी तरह से अगर यहां पर मैं ये ट्यूब लाइट, जिसको आप अपने घरों में भी देखते हैं बहुत दफा, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में लेकर आऊं तो इस ट्यूब लाइट के अंदर मौजूद गैस के अंदर भी इलेक्ट्रॉन्स ही हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड उन इलेक्ट्रॉन्स पर भी फोर्स अप्लाई करेगी बहुत स्ट्रॉन्ग, और वो भी नॉकआउट होंगे और एटम आयोनाइज हो जाएगा और यहां पर भी वही ग्लो प्रोड्यूस होगा। इसका मतलब ये जो हमारे घरों में मौजूद एनर्जी सेवर्स हैं और इस तरह की ट्यूबलाइट्स हैं, वो असल में इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ही ग्लो प्रोड्यूस करती हैं। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस को मैंने फील तो किया है इस ग्लो की वजह से, एटम्स के आयोनाइज होने की वजह से, लेकिन ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं किस तरह से कैलकुलेट करूं? इसकी किसी पॉइंट पर क्या शिद्दत होगी, कितनी इंटेंसिटी होगी, क्या स्ट्रेंथ होगी, ये कैसे फाइंड आउट करूं? वेल, इसका एक तरीका है। और वो तरीका क्या है? देखें, ये इलेक्ट्रिक फील्ड दूसरे चार्जेस पर फोर्स अप्लाई कर रही है, तो फिर क्यों ना कोई एक चार्ज इसकी फील्ड के अंदर लेकर आया जाए और देखा जाए कि उस पर कितनी फोर्स अप्लाई होती है। अगर ज्यादा फोर्स अप्लाई हुई तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत स्ट्रांग है, इंटेंसिटी बहुत हाई है। और अगर कम फोर्स एक्ट करती है तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत वीक है। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड को मेजर करने का एक तरीका यह है कि आप एक एक्सटर्नल चार्ज लेकर आए और देखें कि उस पर कितनी फोर्स एक्ट करती है। तो चलिए वापस उसी एनिमेशन पर चलते हैं। तो मैं चाहता हूं कि ये जो चार्ज है, ये वाला, इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको नजर आ रही है इसकी सराउंडिंग में, इस पॉइंट पर उसकी शिद्दत कितनी होगी, राइट? तो जरा देखते हैं। तो ये वो पॉइंट है जहां पर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना चाहता हूं। कैसे फाइंड आउट करेंगे? इधर कोई और चार्ज लेकर आएंगे और उस पर देखेंगे कितना फोर्स अप्लाई होता है। तो मैं एक और चार्ज लेकर आता हूं। तो जैसे ही मैं एक चार्ज इसी पॉइंट के ऊपर लेकर आता हूं तो एक प्रॉब्लम है, उस चार्ज का भी तो फील्ड होगा।
तो अब उस पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर मैं फील्ड फाइंड आउट करना चाहता था, उसकी इंटेंसिटी फाइंड आउट करना चाहता था, उस पॉइंट पर एक चार्ज की नहीं बल्कि दो चार्जेस की इंटेंसिटी इकट्ठी हो रही है। इसकी भी तो इंटेंसिटी है, इसका भी तो फील्ड है और इसका भी फील्ड है। ये तो प्रॉब्लम हो गया। जो रिजल्ट मेरे पास आएगा वो एक चार्ज का नहीं बल्कि दो चार्ज का आएगा, और हम एक चार्ज की एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम है कि हम दूसरा चार्ज नहीं इंट्रोड्यूस कर सकते उस फील्ड में। वो पहले फील्ड को चेंज करेगा अपने फील्ड की वजह से, और फिर हम मेजर करेंगे तो वो रिजल्ट वो तो ना हुआ जो हम लोगों को एक्चुअली में मेजर करना था। अब फिर क्या करें भाई? चार्ज के अलावा कोई और चीज इंट्रोड्यूस भी नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा था फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड से ही इंटरेक्ट करता है। अब क्या करें? वेल, मेरे पास एक आइडिया है, और वो आइडिया ये है कि क्यों ना हम इस चार्ज को छोड़ दें, क्योंकि ये बड़ा चार्ज है, और इसकी जगह एक और चार्ज लेकर आए, और वो चार्ज इतना छोटा हो कि उसका फील्ड ही ना हो। अब हाइपोथेटिकली कह रहा हूं मैं, मैथमेटिकली कह रहा हूं, वरना हर चार्ज का कुछ ना कुछ फील्ड होगा। लेकिन एक चार्ज हम लोगों ने ऐसा इमेजिन किया था जिसका फील्ड ना होने के बराबर था, याद है? पॉइंट चार्ज, टेस्ट पॉजिटिव चार्ज। तो ये एक पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन इसका फील्ड ना होने के बराबर है, क्योंकि ये पहले चार्ज के मुकाबले में इतना छोटा है कि उसके फील्ड को ना होने के बराबर डिस्टर्ब करेगा। अब मैं यहां पर इसको छोड़ता हूं उस पॉइंट पर जहां पर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी थी। जैसे ही मैं इसको छोड़ूंगा, इस पर फोर्स लगेगी, ये रेड एरो में फोर्स आ रही है। अगर मैं इस फोर्स को फाइंड आउट करूं तो इसमें किसी और फील्ड का कोई अमल दखल नहीं, क्योंकि टेस्ट चार्ज का तो फील्ड होता ही नहीं है। तो इसका मतलब यहां से इस पर जो फोर्स लगेगी इस टेस्ट चार्ज के ऊपर, टेस्ट चार्ज को क्यू की बजाय क्यू नॉट से कहते हैं, अगर मैं वो कैलकुलेट करूं तो वो फिर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के बारे में हमें बताएगी कि उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक चार्ज की इंटेंसिटी कितनी है। तो आप लोगों ने देखा ये एक्सपेरिमेंट। अब ये हाइपोथेटिकल बात है, लेकिन चलिए इसको आपके नोट्स में ऐड कर देते हैं। तो जरा देखिए, सबसे पहले हमें यह देखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को कैसे डिफाइन करें। तो ये हमारे पास वो चार्ज है जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर फाइंड आउट करनी है, और मैं इस पॉइंट पर एक टेस्ट चार्ज क्यू नॉट लेकर आ रहा हूं। उस पर फोर्स लगेगी, इस फोर्स से हमें अंदाजा हो जाएगा कि इस चार्ज की इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कितनी है उस पॉइंट के ऊपर। तो इसको हम यूं ही डिफाइन करते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का दूसरा नाम इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है। जाहिर है इंटेंसिटी और स्ट्रेंथ मुतबादिल लफ्ज है। तो द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, टेस्ट चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ये क्यों लेकर आए वो सारी कहानी मैंने आपको बता दी। प्लेस्ड एट अ पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट। अब बाय डेफिनेशन इसका फार्मूला भी हम निकाल सकते हैं, क्योंकि ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, किसी टेस्ट चार्ज पर कितनी फोर्स लग रही है। तो फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज, पर यूनिट पॉइंट चार्ज। तो यहां से हमारे पास इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी आ गई। और अगर आप गौर करें तो यहां से हम यूनिट भी फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे यूनिट फाइंड आउट कर सकते हैं, जरा गौर करें। ये फोर्स है, फोर्स का यूनिट तो न्यूटन होता है। ये नीचे चार्ज है, चार्ज का यूनिट तो कूलम होता है, तो इसे हम न्यूटन पर कूलम कह सकते हैं। एक और यूनिट, ये न्यूटन पर कूलम तो मैंने लिख दिया, लेकिन एक और यूनिट आगे चल के आपको बताऊंगा, लेकिन लिख मैं यही रहा हूं, वो है वोल्ट पर मीटर। तो याद रखिएगा, वोल्ट पर मीटर भी इसी का यूनिट है, आगे चल के देखेंगे। तो ये मैंने इनके यूनिट्स के बारे में आपको बता दिया। अच्छा, अब बात करते हैं कि ये कैसी क्वांटिटी है। तो अगर आप गौर करें भाई, फार्मूला क्या है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का? फार्मूला है फोर्स पर यूनिट चार्ज। भाई चार्ज तो स्केलर है, नो डाउट, मगर फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, और वेक्टर को जब हम किसी स्केलर से डिवाइड कर भी दें तो भी आपका आंसर वेक्टर ही होता है। तो यहां से हम लोगों ने सीखा कि सिंस फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि फोर्स वेक्टर है तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। अब वेक्टर की तो डायरेक्शन होती है, तो क्योंकि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी वेक्टर है फोर्स की वजह से, तो जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वही इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की डायरेक्शन होगी। तो ये मैंने आगे लिख दिया कि डायरेक्शन के बारे में, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज सेम एज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। जिस डायरेक्शन में फोर्स होगी उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी होगी। तो अगर हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स फाइंड आउट कर लें तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी आ जाएगी। बट एक प्रॉब्लम है, इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो तो खुद मीडियम पर डिपेंड करती थी, वैक्यूम में उसका आंसर कुछ और है,
किसी डाइलेक्ट्रिक या मीडियम या मटेरियल की मौजूदगी में आंसर और है, तो फिर हम दोनों को अलग अलग कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहां मैं इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाइंड आउट करूंगा किसी पॉइंट पर, लेकिन ये अज्यूम करूंगा कि चार्ज वैक्यूम में पड़ा हुआ है, और यहां फिर मैं इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी दोबारा से फाइंड आउट करूंगा उसी पॉइंट के ऊपर, लेकिन अब मैं अज्यूम करूंगा कि कोई डाइलेक्ट्रिक, कोई मीडियम भी मौजूद है। तो अब जरा देखिए जी इसकी कैलकुलेशन हम लोगों ने कैसे करनी है। सबसे पहले मैंने आपको बताया था वैक्यूम में फोर्स का फॉर्मूला वो था के, वैक्यूम में जो के होता है Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। अच्छा, लेकिन हम लोग आज एक चार्ज जो है वो पॉइंट चार्ज ले रहे हैं, तो Q1 Q2 कहने की बजाय हम Q और Q नॉट कह देते हैं। एक चार्ज Q है, दूसरा पॉइंट चार्ज है Q नॉट, डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ठीक हो गया। अच्छा, यही फार्मूला अगर मैं मीडियम के लिए लिखूं तो मीडियम में यही फार्मूला बिल्कुल बाकी चीजें सेम होगी, सिर्फ K जो है, जो कूलम कांस्टेंट था, वो उस मीडियम का आएगा, बाकी Q नॉट ओवर आर स्क्वायर। यहां तक तो बात समझ में आ गई। अब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर फाइंड आउट करनी है तो उसका तरीका मैंने आपको बताया कि भाई फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज, और यहां पर भी अगर आप लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है तो यहां जो फोर्स है वो तो मीडियम वाली फोर्स है, डिवाइडेड बाय पर यूनिट चार्ज। ठीक है। अच्छा, अब ये जो एफ वैक्यूम मैंने यहां लिखा, ये तो मैंने ऊपर फाइंड आउट किया, तो इसकी वैल्यू यहां पुट कर देते हैं। तो ई वैक्यूम इज इक्वल्स टू के वैक्यूम क्यू नॉट ओवर आर स्क्वेयर। ये आ गया एफ वैक्यूम, ये वाली चीज आ गई। नीचे किससे डिवाइड करें हम? क्यू नॉट से, तो ये क्यू नॉट से भी डिवाइड कर देते हैं। ये क्यू नॉट से कैंसिल हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह सेम कैलकुलेशन लेफ्ट साइड पर भी होगी। मीडियम में इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स इन मीडियम का फॉर्मूला जो कि ये वाला बनता है, ये मैं यहां पुट कर देता हूं इसकी जगह, राइट। तो के मीडियम क्यू नॉट ओवर आर स्क्वायर, और डिवाइडेड बाय, क्योंकि क्यू नॉट करना है तो ये क्यू नॉट हो जाएगा। तो चलिए अब मजीद नीचे चलते हैं। यहां ई वैक्यूम का आंसर कैंसिल होकर हमारे पास आया के वैक्यूम क्यू ओवर आर स्क्वायर, क्योंकि क्यू नॉट तो कैंसिल हो गया। और यहां पर हमारे पास आंसर आया ई मीडियम का के मीडियम क्यू ओवर आर स्क्वायर, क्योंकि वहां भी क्यू नॉट कैंसिल हो गया था। लीजिए, अब के वैक्यूम आपको याद है, मैंने आपको बताया था के वैक्यूम का आंसर था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई बाय क्यू ओवर आर स्क्वायर। लीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हमारे पास आ गया वैक्यूम में। मीडियम में ये फॉर्मूला थोड़ी सी वेरिएशन के साथ मैं लिख देता हूं। के मीडियम आ रहा है ना, और के मीडियम में के वो 1/4 पाई एप्सिलॉन उस मीडियम का होगा, और मीडियम का जो परमिटिविटी है वो वैक्यूम की परमिटिविटी मल्टीप्लाई बाय उस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी, इनका प्रोडक्ट होती थी, और साथ क्यू ओवर आर स्क्वायर एज इट इज। लीजिए, यहां से तो हमें तीन बातें पता चल रही हैं कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी तीन चीजों पर डिपेंड करती है। नंबर 1, भाई चार्ज कितना है, अमाउंट ऑफ चार्ज। नंबर 2, डिस्टेंस कितना है, और नंबर 3, मीडियम कौन सा है, वैक्यूम है या कोई और। तो ये तीनों बातें आप लोगों को याद रहनी चाहिए। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी चार्ज पर, डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और साथ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी मीडियम के जो कांस्टेंट है, परमिटिविटी है, उसके भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो ये तीनों बातें आप लोगों ने याद रखनी है। इनको मैं अभी आपके सामने एक्सपेरिमेंटली प्रूव करूंगा, लेकिन सबसे पहले आप लोग देखें कि कंक्लूड हमने क्या किया, वो मैं आपको बताता हूं। जरा गौर से इस फार्मूला को देखें, फिर से लिखता हूं। ई मीडियम is equals to 1/4 pi epsilon naught epsilon r multiply by q over r square। थोड़ी देर के लिए एप्सिलॉन r को छोड़ दें, बाकी ये रह गया आपके पास,
और ये बाकी सारी चीज 1/4πε0 Q/R², वो तो ये वाला फॉर्मूला है जो कि ई वैक्यूम का फॉर्मूला है। तो हम कह सकते हैं कि ई मीडियम इज इक्वल टू, इस तरफ ये सारी चीज ऊपर वाली वैक्यूम में इलेक्ट्रिक फील्ड है, डिवाइडेड बाय सिर्फ नीचे क्या आ रहा है, एप्सिलॉन आर आ रहा है। ये बात हमें बता रहे हैं कि भाई मीडियम में इलेक्ट्रिक फील्ड, वैक्यूम में इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन आर होती है। लेकिन याद है एप्सिलॉन आर की वैल्यू किसी भी मीडियम के लिए 1 से ज्यादा ही होती है, तो नीचे डिनोमिनेटर जो है वो 1 से ज्यादा होगा, तो टोटल आंसर 1 से कम होगा। यानी वैक्यूम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी, लेकिन किसी भी मीडियम के आने से इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस हो जाती है। ऐसे ही कंक्लूजन हम लोगों ने कूलम्स लॉ में भी पढ़ा था फोर्स के बारे में, कि जो डाइलेक्ट्रिक होता है, जो मीडियम होता है, वो फोर्स को रिड्यूस कर देता है कितना, जितना एप्सिलॉन आर होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बिल्कुल ऐसा है, जितना एप्सिलॉन आर होगा आपकी जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है उस मीडियम में वो उतने गुना कम हो जाएगी। तो ये तीनों फैक्टर्स जो इस फॉर्मूले से आ रहे हैं, चार्ज, डिस्टेंस और मीडियम, ये इलेक्ट्रिक फील्ड को अफेक्ट करते हैं। तो यही चीज मैं अब आपको एक्सपेरिमेंटली करके दिखाने लगा हूं। अब मैं लैब में जाकर वेरीफाई करता हूं कि क्या वाकई में किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी इन तीनों फैक्टर्स पर डिपेंड करती है या नहीं करती। तो सबसे पहले चेक करते हैं चार्ज को। ये मेरे पास एक टेस्ला कॉइल है जिसकी टिप पर बहुत स्ट्रॉन्ग चार्ज है, यानी इसके गिर्द बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड भी है। वो देखें इलेक्ट्रिक फील्ड इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो सराउंडिंग में मौजूद एयर के इलेक्ट्रॉन्स को नॉकआउट करके एयर को ग्लो करने पर मजबूर कर रहा है, और ये आयोनाइज्ड गैस ग्लो करती हुई आपको नजर आ रही है। लेकिन इसका साइज बता रहा है कि ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को वो नॉकआउट नहीं कर पा रहा। दूसरे अल्फाज में ये फील्ड स्ट्रॉन्ग तो है लेकिन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। लेकिन एक और टेस्ला कॉइल भी है मेरे पास, और उस टेस्ला कॉइल की टिप पर बहुत स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव चार्ज बनता है। जैसे ये टेस्ला कॉइल बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग चार्ज बनाता है। जब इस पर चार्ज बहुत स्ट्रॉन्ग होगा तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, और वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को नॉकआउट करेगा, यूं ज्यादा एयर आयोनाइज होगी, और आपको कुछ ऐसा नजर आएगा। ये ग्लो तो पहले के मुकाबले में बहुत ज्यादा है। इसका मतलब वाकई में जब चार्ज स्ट्रांग हो जाए किसी पॉइंट पर तो फील्ड बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज पर डिपेंड करता है, ये हम लोगों ने वेरीफाई कर लिया। चलिए आगे चलते हैं। डिस्टेंस से पहले हम जरा इसी का कंपैरिजन एक दफा फिर से देख लेते हैं। तो देखिए यहां चार्ज कम था तो इलेक्ट्रिक फील्ड वीक था, और यहां चार्ज स्ट्रांग था तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना स्ट्रांग है, कितनी ज्यादा गैस को आयोनाइज कर रहा है। उसके बाद देखते हैं डिस्टेंस से क्या कोई फर्क पड़ता है या नहीं। तो ये अब मेरे पास एक टेस्ला कॉइल है और मैं इस टेस्ला कॉइल के करीब एक एलईडी रख रहा हूं, बहुत ग्लो कर रही है, मतलब फील्ड काफी स्ट्रांग है, काफी ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को नॉकआउट कर रहा है। लेकिन जरा गौर कीजिएगा, मैं अब इसी एलईडी को इस टेस्ला कॉइल से आहिस्ता आहिस्ता दूर लेकर जाता हूं, तो आप देखेंगे जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होता जा रहा है, तभी तो एलईडी अब कम ग्लो कर रही है। तो ये बात भी वेरीफाई हो गई कि इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। उसके बाद अब रह गया तीसरा फैक्टर मीडियम वाला, तो उसको भी चेक कर लेते हैं। तो अब ना मैं डिस्टेंस चेंज करूंगा, ना मैं टेस्ला कॉइल यानी चार्ज चेंज करूंगा, बल्कि मैं यही डिस्टेंस रखते हुए इस इलेक्ट्रिक फील्ड और एलईडी के दरमियान एक मीडियम एंटर करूंगा। तो अभी इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत स्ट्रांग है, एलईडी बहुत ज्यादा रोशन है, लेकिन जैसे ही मैं इसके दरमियान में एक पेपर लेकर आता हूं तो जरा देखिएगा, आपने देखा कि ग्लो पहले के मुकाबले में बहुत कम हो गया है। इसका मतलब फील्ड अब उतना स्ट्रांग नहीं है। जैसे ही पेपर हटाऊंगा वैक्यूम या एयर आ जाएगी दरमियान में, देखा ग्लो पहले के मुकाबले में ज्यादा हो गया। इसका मतलब वाकई में मीडियम के आ जाने से किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड एज कंपेयर टू एयर और वैक्यूम कम हो जाती है। अब चलते हैं आखिरी बात जो मैं मिस कर गया पहले बताना,
अब आपको बताता हूं। तो ये वो दोनों फार्मूला हैं जो मैंने आप लोगों को बताए। इस फार्मूला की वेक्टर फॉर्म आपको बताना भूल गया। तो जरा देखिए, अगर मैं ई वैक्यूम की वेक्टर फॉर्म निकालना चाहता हूं तो उसके लिए मुझे क्या करना है? डेफिनेटली उसके लिए मुझे ये सारी चीज जो मैग्नीट्यूड है उसके साथ एक अदद यूनिट वेक्टर लगाना है। ये यूनिट वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। बिल्कुल ऐसा ही यूनिट वेक्टर अगर मैं यहां लगा दूं तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर बन जाएगी। लेकिन ये यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन कहां होगी? याद रखिएगा, अगर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है तो ये यूनिट वेक्टर पॉजिटिव चार्ज से दूर जाएगा, और अगर हमारे पास नेगेटिव चार्ज है, उसका फील्ड है, तो ये यूनिट वेक्टर टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज होगा। ये देखिए, यहां पर हमारे पास एक चार्ज मौजूद है और मैं इससे कुछ दूर इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना चाहता हूं। क्योंकि ये चार्ज पॉजिटिव है तो जब मैं इसका इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दिखाऊंगा तो वो इस पॉइंट पर होगा, लेकिन वो इस चार्ज से अवे जा रहा होगा, दूर जा रहा होगा। लेकिन जरा इमेजिन करें, अगर मैं चार्ज की नेचर चेंज कर दूं और इस चार्ज को थोड़ी देर के लिए नेगेटिव कर दूं, तो अब आप देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अब टुवर्ड्स द चार्ज है, इनवर्ड हो गई है। तो इसका मतलब दोनों केसेस में इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन में बिल्कुल ऑपोजिट होगा। तो ये सारी बातें हम लोगों ने पढ़ ली हैं, ये आपके नोट्स में भी ऐड हो चुकी हैं। तो जल्दी से जाइए और जाकर इन नोट्स को अपने ऐप से डाउनलोड करें और उसको अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। आपसे अब इंशाल्लाह मुलाकात होगी कल के लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।